आज हम बीपीएससी पीवाईक्यू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। तो बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया जितना भी प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करेंगे। ये प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम डिस्कशन एक ही वीडियो में करेंगे, जिसमें लगभग 200 से अधिक क्वेश्चन है। इससे क्या है कि रिपीटेड क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलता है, तो पीवाईक्यू इसीलिए महत्वपूर्ण होता है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए पीवाईक्यू जो प्राचीन इतिहास का है बीपीएससी का, वो हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सबसे पहले भारत में पशुपालन एवं कृषि प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा मेहरगढ़। ये हो जाएगा कहाँ से? मेहरगढ़ में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाएगा? तो ये किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसी को कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक दोनों कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए तीसरा, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम जो मानव जीवाश्म है भारत के नर्मदा घाटी से इसकी प्राप्ति हुई है। तो क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य में भीमबेटका स्थल किस राज्य में है? तो ये कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नवपाषाण स्थल है और इनको मिलाना है। कहाँ कहाँ यह स्थान है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले जो जानते हैं उसको मिलाइए। देखिए चिरांद कहाँ है? तो चिरांद आप जानते हैं कहाँ है? बिहार में हो जाएगा। इसका मतलब बी का क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। देखिए बी का एक ही 4 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ए के हो जाएगा 3। उत्तर नूर कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा तेलंगाना। और सी का हो जाएगा 2। इसका मतलब हो जाएगा क्या? गुफ कराल कहाँ है? कश्मीर है। पय्यमपल्ली कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा तमिलनाडु। पय्यमपल्ली हो जाएगा तमिलनाडु। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ताम्रपाषाण युग स्थल है और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थल, इसको मिलाना है। किस किस नदी पर ये स्थित था उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये कौन सा नदी है जो ताम्रपाषाण युगीन स्थल है और किस नदी पर स्थित था इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए अहरार था, ये किस नदी पर था? तो ये बनास नदी पर था। यानी कि ए के क्या हो जाना चाहिए? 4 होना चाहिए। ए के देखिए 4, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 4 है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। तो ए के 4 है, बी के 3 है, बी के क्या है? 3 है। यानी कैथा किस नदी पर है? तो ये काली सिंध पर है। कैथा किस पर हो जाएगा? काली सिंध पर हो जाएगा। श्वालदा किस नदी पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी पर। और मालवा किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा स्थित। इस प्रकार से ये जो ताम्रपाषाण युगीन स्थल है किस किस नदी पर है? आहार हो जाएगा बनास नदी पर, कैथा हो जाएगा काली सिंध पर, श्वालदा हो जाएगा ताप्ती नदी पर, मालवा हो जाएगा नर्मदा नदी पर। इस प्रकार से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन होगा मिलान करने के लिए, तो जिसमें आप सबसे पहले जानते हैं उसको मिलान कीजिएगा तो जल्दी से बनने की संभावना रहती है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता है जो किस युग में इसको रखा गया है? तो जो इतिहासकार है उनके द्वारा आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। देखिए आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ हो लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया हो, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है? लिखा हुआ तो मिला है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है कि जिसमें लिखित साक्ष्य भी ना हो और पढ़ने की तो कोई सवाल ही नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल है तो किसमें रखते हैं उसको प्राग ऐतिहासिक काल में लिखते हैं। और ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिसमें लिखा गया हो और उसे पढ़ा भी गया हो। जैसे 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 कि आपका उत्तर वैदिक काल है या वैदिक काल है, ये सब क्या है? ऐतिहासिक काल में आता है, क्योंकि उसमें लिखित प्राप्त भी हुआ है और उसे डिकोड करके यानी कि पढ़ा भी गया है, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अंतर ये होता है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? पकी हुई ईंट से बनी इमारत थी। सबसे विशेषता उस समय थी कि पकी हुई ईंट का प्रयोग किया जाता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो ये लोथल है जिसको मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। मिनी हड़प्पा का नाम से लोथल, ये भारत के गुजरात में स्थित है। और ये क्या था? एक बंदरगाह था, ये एक डॉकयार्ड था और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से व्यापार है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तभी हम जिक्र कर रहे हैं लोथल। लोथल क्या है? एक बंदरगाह है और ये गुजरात में स्थित है। और ये जो भोगवा नदी है उसी के तट पर स्थित है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन
हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, कौन सा है जो गुजरात में है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये लोथल है जो गुजरात में है। लोथल क्या है, गुजरात में, और ये बंदरगाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो ये कौन सा था, घोड़ा। ये घोड़ा था जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को उस समय नहीं पता था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 13 नंबर, निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थलों से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त कहाँ से हुआ है, ये प्राप्त हुआ है बनावली से। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ खिलौना, और उसको आग में पका देते हैं तो उसे टेराकोटा कहा जाता है, क्योंकि आग में पकाने के बाद क्या हो, ठोस हो जाता है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली कहाँ पड़ता है, तो ये हरियाणा में, हरियाणा राज्य में बनावली पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। जुता हुआ खेत का निशान कहाँ मिला है, ये मिला है कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, काली चूड़ी होता है, और ये भारत के राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 15 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। कह रहा है कि कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन हुआ था उसमें उनका संबंध नहीं रहा है। देखिए आर.डी. बनर्जी इनका संबंध है, वी.एस. वत्स बिल्कुल है, के.एन. दीक्षित इनका भी संबंध है, वी.एस. स्मिथ है, इनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के खोज से नहीं रहा है। ये एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, वी.एस. स्मिथ थी। कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। चलिए 16 नंबर देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन और सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था। तो किस रंग का प्रयोग है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन पर देखने को मिलता है, तो ये कौन सा रंग हो जाएगा, ये हो जाएगा लाल रंग। ये लाल रंग का प्रयोग है जो सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन के ऊपर किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, कह रहा है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष की न के बराबर बारिश होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का बहुत सारा अनुमान लगाया जाता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन है, भूकंप है, विदेशी का आक्रमण है, बारिश का न होना है, आर्थिक स्थिति खराब होना है। तो इस प्रकार से कई सारे अनुमान लगाए जाते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा जो रिसर्च किया गया है और इसमें कहा गया है कि लगातार कितने समय तक बारिश नहीं हुआ था जिसके वजह से सिंधु घाटी सभ्यता है उसका खत्म हो गया था। तो इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि 900 वर्ष तक लगातार बारिश नहीं हुआ या बहुत कम हुआ, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता है जिसका पतन हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, जिसमें वैदिक काल का क्वेश्चन आ गया है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। प्राचीन मगध की राजधानी कौन थी, तो प्राचीन जो मगध है उसकी राजधानी थी राजगिरी, या इसी को राजगिरी कहा जाता है, या इसी को ब्रिजगिरी कहा जाता है, ब्रजगिरी कहा जाता है। ये सब प्राचीन जो मगध है उसकी राजधानी थी राजगिरी। ये सब राजगिरी का ही नाम है, राजगिरी का ही नाम कई सारा है। चलिए नेक्स्ट देखिए 19 नंबर है। 19 नंबर में कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। पूर्णतः सोम को समर्पित है, ये कौन सा मंडल हो जाएगा, तो नौवा मंडल है। नौवा मंडल है जिसमें सोम देवता को समर्पित किया गया है। सोम क्या है, एक विशेष पेय पदार्थ होता था जिसे विशिष्ट समय पर लोगों के द्वारा पिया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, ऋग्वैदिक संहिता का नौवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का नौवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो अभी हम जिक्र कर रहे थे किसका है, सोम और उससे पेय नामक नामाकृत देवता का। एक सोम क्या है, सोमरस होता था और विशेष अवसर पर लोग के द्वारा ये पिया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद में मिलता है, और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गृत हुई थी। तो अब जो अछूत की अवधारणा है वो किस काल में स्पष्ट अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गृत हुई थी, तो ये हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय अछूत जो अवधारणा है स्पष्ट रूप से उद्गृत हो गई थी। चाहिए 23 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, तो भारतीय उपमहाद्वीप में 900 बीसी में लोहे का जो प्रयोग है वो प्रारंभ हुआ था। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ई नंबर, क्योंकि 900 ईसा पूर्व में लोहे का जो उपयोग है भारतीय महाद्वीप में शुरू हो गया था, 900 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगज कोई क्या है, एक अभिलेख है, उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई क्या है, एक अभिलेख है, उसमें वैदिक देवी देवताओं का क्या है वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध
किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध है, किस नदी पर लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी नदी को ही रावी नदी कहा जाता है, तो ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब बौद्ध धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहा है 26 नंबर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म आप जानते हैं कि नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 27 नंबर, बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। आइए नेक्स्ट 28 नंबर, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके संबंध में 4 स्थान नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में दिया गया है, आप इसका सुमेलन करना है। बिल्कुल सही कर लीजिए। जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म है जो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति है जो बौद्ध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में। और इनका निधन, इनकी महापरिनिर्वाण है कहाँ प्राप्त हुई थी? तो ये हो गया कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। एक का 3 होना चाहिए, देखिए एक ही नंबर सी में है, एक का 3, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है कि पहला प्रवचन, तो उसी को बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये पहला हो जाएगा कहाँ? सारनाथ में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वही बात है कि प्रथम उपदेश हो या धर्म चक्र परिवर्तन हो, सब एक ही बात है। ये कहाँ हो जाएगा? सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। और इसमें 5 इनका शिष्य था जिनको सबसे पहले ये उपदेश दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजात शत्रु के शासन में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो किस नगर में प्रथम जो बौद्ध संगति है उसका आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था राजगिरी में। राजगिरी में किया गया था प्रथम जो बौद्ध संगति है। जो प्रथम बौद्ध संगति है जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद किया गया था, यानी कि 483 ईसा पूर्व में किया गया था। अजात शत्रु के शासनकाल में किया गया था। किस स्थान पर किया गया था? तो ये हो जाएगा राजगिरी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में अजात शत्रु के समय, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो प्रथम जो बौद्ध संगति थे उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, महाकश्यप। और इसका आयोजन है जो राजगीर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा है जो राजगीर में आयोजन इसका किया गया था और इसके अध्यक्ष है जो महाकश्यप थे। चलिए नेक्स्ट है 34, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, यानी कि भगवान बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण यानी कि उनके मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था राजगीर में। राजगिरी हो जाएगा, राजगिरी हो जाएगा अजात शत्रु के समय। और उसके अध्यक्ष है जो महाकश्यप थे। आइए 35 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? तो कश्मीर में किया गया था। कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में चौथे बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। आइए 36 नंबर, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो अभी हम जिक्र कर रहे थे, कौन सा शासक हो जाएगा? ये कनिष्क है। कनिष्क के समय में जो चौथा बौद्ध संगति है उसका आयोजन कश्मीर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 37 नंबर, 37 है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के समय तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और ये कहाँ करवाया गया था? ये करवाया गया था पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में करवाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे जो मोगलीपुत्तिस्त के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। मोगलीपुत्तिस्त के द्वारा तीसरी बौद्ध सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसका आयोजन है पाटलिपुत्रा में हुआ था। और उस समय जो शासक थे मौर्य वंश के अशोक के द्वारा ये आयोजन करवाया गया था। आइए 38 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? फिर रिपीट क्वेश्चन है, कहाँ? पाटलिपुत्रा में आयोजन किया गया था। आइए 39 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में। तो इनको कहाँ मृत्यु प्राप्त हुई थी? ये कहाँ हो गया था? कुशीनगर में ही इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 40 नंबर, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें त्रिपिटक में 3 पुस्तक को शामिल किया जाता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये त्रिपिटक पुस्तक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि देखिए चौथे जो बौद्ध संगति आयोजन हुआ था उसमें बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गए थे, हीनयान और महायान। इसमें पूछ रहा है कि अंतर क्या है?
इसमें अंतर क्या है कि देखिए महायान है वो पूजा करने लगते हैं, मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं, वो नृत्य गान में समर्थन करने लगते हैं महायान, मदिरा और क्या बोलते हैं मांस को खाना पसंद करते हैं महायान। लेकिन हीनयान है वो पुराने बौद्ध जो बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश है उसके आधार पर वो चलते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस हो जाता है, एक परिवर्तन हो जाता है और एक अपरिवर्तन है जो पहले से चला आ रहा है उसी को फॉलो करते रहता है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा, देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना, ये इसका अंतर हो जाता है। महायान है जो पूजा करने लगता है मूर्ति पूजा को, लेकिन हीनयान पूजा नहीं करता है वो। चलिए नेक्स्ट देखिए 42। बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का, ये चौथे वंश का है, चौथे वंश का है, चौथे वंश का वर्तमान में जो वृक्ष है वो चौथे वंश का है, यानी कि चतुर्थ वंश हो जाएगा। इसको एक बार शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था, पूछा जाता है कि किसके द्वारा कटवाया गया था, तो शशांक के द्वारा इसे कटवा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 43। चीनी यात्री शुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री शुंगयुंग है जो भारत की यात्रा कब की थी, तो ये 515 ईस्वी से लेकर के 520 ईस्वी में ये भारत की यात्रा की थी। ये कहाँ की यात्री है, तो चीनी यात्री है शुंगयुंग। चलिए नेक्स्ट देखिए 44। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर क्यों बनाया गया है, तो जानते हैं आप कि बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में महाबोधि मंदिर का निर्माण है जो गया में किया गया है। तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन, तो प्रथम प्रवचन कहाँ दिए, सारनाथ में दिए हैं। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ है, तो कुशीनगर में हो गया। गौतम बुद्ध पैदा कहाँ हुए थे, तो लुम्बिनी में हो जाएगा। गौतम बुद्ध के क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी की वजह से वहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 45। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान है जो कनिष्क के समय में इनको एक राजा के रूप में, एक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। उस समय क्या है, इनको मूर्ति अत्यधिक मात्रा में बनाया जाने लगा और इनको कनिष्क के समय में देवता के रूप में लोग पूजने लगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 46 नंबर। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले अपने ज्ञान प्राप्ति प्रयास किया था। देखिए महाविनिष्क्रमण का अर्थ बौद्ध धर्म में क्या होती है, जब गृह त्याग किए थे अपने घर से, जब गृह त्याग किए थे तो इसी को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और जब ये महाविनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग किए थे उसके बाद सबसे पहले गुरु कौन था, तो ये अलार कलाम और रुद्रक रामपुत है जो गौतम बुद्ध के सबसे पहले शिक्षक हो जाएंगे महाविनिष्क्रमण के बाद। चलिए नेक्स्ट देखिए 47। भारतीय कला में चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है। चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से हो जाएगा। देखिए चैत्य का अर्थ होता है वैसा स्थल जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित लोग पूजा करते हैं तो उसे चैत्य कहा जाता है। जो पूजा स्थल है बौद्ध धर्म में उसे चैत्य कहा गया है। और विहार का अर्थ है जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं उसे विहार कहा जाता है, उसे विहार कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 48। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, पूछा जा रहा है कि समान नहीं कौन सा है। चलिए आइए देखते हैं। अहिंसा, देखिए दोनों धर्म में जो अहिंसा पर बल दिया है तो क्या समान है। वेदों के प्रति उदासीनता बिल्कुल है। आत्मदमन, आत्मदमन के लेकर के दोनों में गतिरोध है। एक धर्म है जो आत्मा को मानता है, एक धर्म है जो आत्मा को स्वीकार नहीं करता है, तो हो जाएगा आत्मदमन को लेकर के दोनों धर्म में क्या है, मतभेद है। चलिए नेक्स्ट देखिए 49 नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। किस नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो किस धर्म से संबंधित, किस ज्ञान से संबंधित वो महान केंद्र था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक महान केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध धर्म के संबंधित शिक्षा दी जाती थी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है। तो जो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा है वो गंधार शैली में हमें देखने को मिलता है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा है किस शैली में हो जाएगा, गंधार शैली में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 51। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो ये हो जाएगा राजगीर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, ये राजगीर हो जाएगा। राजगीर में ये हो जाएगा विश्व शांति स्तूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 52 क्या है कि बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ पर गौतम बुद्ध की क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जहाँ पर गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है अब 53 नंबर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ये कहाँ पड़ता है, तो वैशाली में पड़ता है कुंडग्राम, यहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 क्या है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। प्रथम शिष्य महावीर का कौन था, तो ये कौन थे, तो ये जमाली हो जाएंगे। और ये भगवान महावीर के जमाली है जो प्रथम शिष्य भी था और इनके ये दामाद भी था। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक
महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ है? इनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुई थी? इनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुई थी? ये हो जाएगा पावापुरी में। मोक्ष का मतलब होता है कि मृत्यु, मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई थी? ये हो जाएगा पावापुरी नामक स्थान पर इनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी, पावापुरी में। आइए 56 नंबर, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु है जो किस स्थान पर हुई थी? ये हो जाएगा पावापुरी नामक स्थान पर महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। आइए 57 नंबर, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? बराबर की गुफाओं का निर्माण है जो अशोक के द्वारा करवाया गया था, और ये जो आजीवक संप्रदाय है उनको दान में दिया गया था। वे वहां पर आश्रय गृह के रूप में वो काम करते थे। आश्रय गृह का मतलब है कि वो लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन करते थे। कौन सा हो जाएगा? आजीवक संप्रदाय हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 58 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ यानी कि सबसे पुराना कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? 14 पूर्व है जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व हो जाएगा। आइए 59 नंबर, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? त्रिरत्न की अवधारणा है जिसमें सटीक जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया है। ये किसके बारे में बता रहा है? तो ये जैन धर्म के बारे में बताया जा रहा है। त्रिरत्न की जो कंसेप्ट है जैन धर्म में भी है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अभी हम क्वेश्चन देखे थे जिसमें समान नहीं है, तो क्या है? आत्मदमन। आत्मदमन को लेकर के दोनों जो धर्म है उसकी विचारधारा अलग अलग है। एक धर्म है जो आत्मा को मानता है और एक है जो आत्मा को नहीं मानता है। इसी के लेकर आत्मदमन को लेकर के बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है? असमानता देखने को मिलता है। आइए 61, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे मुखली गोशाल। मुखली गोशाल है जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अब जानते हैं कि आजीवक संप्रदाय को मानने वाले में सबसे बड़ा राजा कौन सा है? तो हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार है जो मौर्य वंश के जो राजा थे, वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। आइए 62 नंबर, पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम जैन संगति था उसका आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अस्थूलभद्र। इसके अध्यक्ष कौन है? अस्थूलभद्र। इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अस्थूलभद्र हो जाएंगे। और ये जो सम्मेलन है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता है जो अस्थूलभद्र के द्वारा किया गया। वहीं दूसरी जो जैन संगति है उसका आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था और उसकी अध्यक्षता है वो देवाधीश क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। और उस समय कौन से राजा था उसका स्पष्ट रूप से आज तक ठीक से पता नहीं चला है। चलिए नेक्स्ट देखिए 63 नंबर, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? किसका है जो जैन धर्म से संबंधित? कौन से राजा है जिनका संबंध जैन धर्म से संबंधित था? ये कौन हो जाएगा? खारवेल हो जाएगा। खारवेल है जो उड़ीसा वाले क्षेत्र होता है, कलिंग वहां पर शासन करता है और ये जैन धर्म का संबंध में इनका ये जैन धर्म ये ज्यादा फॉलो करते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए 64, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। कैवल्य के अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। कैवल्य है जो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो इनको कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ था? ये हुआ था जिरिम्भिक ग्राम में। महावीर स्वामी को कहाँ प्राप्त हुआ था ज्ञान कैवल्य? हो जाएगा जिरिम्भिक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है शैव तथा भागवत धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? यानी कि किस वंश के समय में भागवत संप्रदाय का विकास अधिक हुआ था? तो ये हो जाएगा गुप्त के समय में भागवत संप्रदाय का विकास है जो अधिक हुआ था। 66 है कि नाथ पंथियों सिद्धियों योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये उत्तर भारत में नाथ पंथी सिद्धि योगी ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? ये हो जाएगा किसमें? ये जगह उत्तर भारत क्षेत्र में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? उत्तर भारत में हो जाएगा। उत्तर भारत में हो जाएगा। 6ठी सदी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयीन के द्वारा पाटलिपुत्र के स्थापना किया गया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हो जाएंगे? उदयीन हो जाएंगे। उदयीन है जो हर्यक वंश के ये राजा थे, इन्हीं के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 68 कि पाटलिपुत्र को किस स्थान ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? किस शासक ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? ये किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए ऑप्शन के अनुसार जाइएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो उदयीन ने ही इसका स्थापना किया था और उदयीन ने ही सबसे पहले इसको राजधानी बनाया गया था। लेकिन ऑप्शन में उदयीन नहीं है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी?
किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की थी? ये किसके द्वारा हो जाएगा? उदयन। यही है जो पाटलिपुत्रा की स्थापना करवाया था और सबसे पहले राजधानी है जो उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्रा को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अभी हम जिक्र कर रहे थे उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था और सबसे पहले राजधानी है जो पाटलिपुत्र को उदयन ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? देख रहे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, किसके द्वारा हो जाएगा? उदयन के द्वारा ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था और इसे बसाया भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण जो गंगा के जो दक्षिण क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था क्या? ये कहा जाता था मगध क्षेत्र कहा जाता था। मगध क्षेत्र है जो गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था। इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है जो कब हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में साम्राज्य का मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। अब जानते हैं कि सबसे पहला जो मगध पर शासन करने वाला राजा था कौन सा था? ये हर्यक वंश था। हर्यक वंश था और हर्यक वंश की स्थापना है जो बिंबिसार के द्वारा स्थापित की गई थी। याद रखेंगे बिंबिसार और बिंदुसार दोनों में अंतर है। बिंबिसार हो जाएंगे हर्यक वंश के राजा बिंबिसार और बिंदु कहेगा बिंदु, तो बिंदु हो जाएगा किसका? मौर्य साम्राज्य हो जाएंगे। मौर्य साम्राज्य के जो दूसरे राजा है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है वो बिंदुसार है। दोनों में अंतर है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 74 है। 74 में क्या कर रहा है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। महाजनपद है और महाजनपद की राजधानी है, इसको मिलाना है। देखिए अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा था। गंधार की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। और मल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा कुशीनगर। वत्स की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो हो जाएगा कौशाम्बी हो जाएगा। यानी कि 1 के 4, बी के 3 यानी कि 4 3 1 2 4 3 1 2 इसका आंसर हो जाना चाहिए। 4 3 1 2 4 3 1 2 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 75 नंबर, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी जो समूह लिच्छवी है उसके द्वारा स्थापित की गई थी और लिच्छवी जो महाजनपद थी उसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। ये प्रथम जो विश्व की प्रथम गणतंत्र जो संस्था थी यहाँ पर लोग के द्वारा चुने जाते थे। आइए नेक्स्ट देखिए 76 नंबर, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो जो ईसा पूर्व में पहली जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ मिलती है? तो हमें देखने को मिलती है कहाँ? वैशाली में देखने को मिलती है। वैशाली में लिच्छवी समूह में देखने को मिलती है। आइए 77 नंबर है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? ये हो जाएगा राजगिरी या गिरिव्रज, इसी को कहा जाता था। ये हो जाएगा प्रारंभिक राजधानी हो जाएगी। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। ये 78 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यहाँ पर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन होना चाहिए कौन सा? पाटलिपुत्रा होना चाहिए, सॉरी राजगिरी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? प्राचीनतम राजधानी कौन सा? राजगिरी होना चाहिए। इसमें राजगिरी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, क्योंकि सबसे प्राचीनतम जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो गिरिव्रज या राजगिरी थी। बाद में पाटलिपुत्रा का जो स्थापना है उदयन के द्वारा किया गया था और उदयन ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया था। 79 नंबर क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सी शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? देखिए भाषा चेंज किया जा रहा है लेकिन क्वेश्चन वही है, फिर से क्वेश्चन वही है, तो कौन सा हो जाएगा? राजगिरी हो जाएगा, क्योंकि प्रथम मगध की राजधानी पूछा जा रहा है, ये राजगिरी ही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो ये जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का संस्थापक था और ये 15 वर्ष की आयु में ही हर्यक वंश की स्थापना की थी। आइए 81 नंबर क्वेश्चन है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजात शत्रु है जो हर्यक वंश के राजा है और हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। ये हर्यक वंश के दूसरे राजा हो जाएंगे, यानी कि अजात शत्रु हर्यक वंश के दूसरे राजा थे क्योंकि इनके पिता संस्थापक थे हर्यक वंश के बिंबिसार और उसकी हत्या करके अजात शत्रु है जो गद्दी पर बैठा था। आइए 82 नंबर है कि 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद की सूची कहाँ है? कि ये बौद्ध धर्म के जो अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है और जैन धर्म के भगवती सूत्र, याद रखेंगे जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, ये दोनों पुस्तक में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। नेक्स्ट 83 नंबर है कि प्रधोत कहाँ का राजा था? तो प्रधोत है जो अवंती का राजा था। प्रधोत है जो अवंती का राजा है। प्रधोत कहाँ हो जाएगा? अवंती के राजा था। आइए 84 नंबर है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था?
तो ये कौन हो जाएंगे, ये जीवक हो जाएंगे। जीवक है जो बिंबिसार के चिकित्सक थे। जब प्रद्योत जो अवंती के राजा था उसका तबीयत खराब हो जाता है, यानी कि उस समय पीलिया हो जाता है, तो यही जीवक बिंबिसार है जो जीवक को भेजते हैं और प्रद्योत की वो सेवा करके यानी कि उसको ठीक कर दिया जाता है। किससे, पीलिया रोग से। तो प्रद्योत है बहुत खुश हो जाता है और उससे बिंबिसार की मित्रता संबंध स्थापित होती हैं और जीवक ने महात्मा बुद्ध को भी उपचार किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 85 नंबर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के ने शासन किया था। तो नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो आप जानते हैं कि नंद वंश के बाद कौन सा आ जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा। नंद वंश के बाद मौर्य वंश है। मौर्य वंश का स्थापना है जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 86 नंबर। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है, देखिए कलिंग नरेश जो खारवेल है वो महामेघवाहन वंश भी हो जाएगा, महामेघवाहन वंश और चेदी वंश। चेदी वंश को भी महामेघवाहन वंश कहा जाता है। इसका मतलब इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, इनकी ई नंबर हो जाएगा, क्योंकि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से है और चेदी वंश को ही महामेघवाहन वंश कहा जाता है। तो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 87 नंबर है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख है, ये जो हाथी गुफा अभिलेख है ये राजा खारवेल का नाम इससे जुड़ा हुआ है। आइए 88 नंबर है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अंग जनपद की राजधानी है कहाँ थी, चंपा हो जाएगा। अंग जो जनपद है वो बिहार के दक्षिण क्षेत्र में, यानी कि जो भागलपुर वाले क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये अंग जनपद था और इसकी राजधानी है जो चंपा थी। चलिए नेक्स्ट देखिए 89 नंबर। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथागिरी किसके द्वारा विजित की गई थी। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी, तो किसके द्वारा विजित की गई थी इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो बराबर की जो पहाड़ी है, बराबर पर्वत जो श्रृंखला स्थित जो गोरथगिरी है ये किसके द्वारा विजित की गई थी, तो ये कौन हो जाएंगे, ये राजा खारवेल के द्वारा ये विजित की गई थी। राजा खारवेल के द्वारा ये विजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यूनानी आक्रमण से क्वेश्चन पूछा गया था। आइए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो सिकंदर महान के समकालीन, जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है उस समय जो धनानंद है जो मगध साम्राज्य पे शासन कर रहा था। धनानंद है जो नंद वंश के संबंधित राजा है। चलिए 91 नंबर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के जो प्रशासन का वर्णन है किसमें मिलता है, तो ये मिलता है इंडिका में। मेघास्त्रीज है जो सेल्यूकस निकेटर का दूत है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर के रहता है मेघास्त्रीज, और मेघास्त्रीज के द्वारा लिखी गई पुस्तिका है इंडिका है और इसमें पटना के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इंडिका में पटना के प्रशासन का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि हून राजा तोरमान किस अलौकिकरण राजा द्वारा पराजित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हून राजा तोरमान किस अलौकिक राजा के द्वारा पराजित किया गया था, तो किसके द्वारा पराजित किया गया था, तो ये हो जाएगा कौन सा, यशोवर्मन हो जाएगा, ये हो जाएगा यशोवर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। हून राजा तोरमान किस अलौकिक राजा के द्वारा पराजित किया गया था, तो ये हो जाएगा कौन सा, यशोवर्मन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कि 93 नंबर क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान है, इनकी जहां जहां सेंड्रोकोटस लिखा गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है, इसी के बारे में सेंड्रोकोटस कहा गया है जो यूनानी पुस्तक है। तो ये पहचान कौन करता है, तो ये पहचान है जो विलियम जोन्स के द्वारा ये पहचान किया गया था कि जहां जहां पर सेंड्रोकोटस लिखा गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 94 नंबर। 94 कह रहा है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले जो इतनी विशाल साम्राज्य की स्थापना है जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था। इतना बड़े बहुत बड़े जो अखंड भारत जो आप हम संकल्पना करते हैं, ईरान से लेकर के इधर पूरा बांग्लादेश सहित असम पूरा था और दक्षिण में उत्तर में देखिएगा था जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक ये शासन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इस प्रकार से जो विशाल साम्राज्य की स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। 95 नंबर है कि निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो जो दक्कन की विजय है वो बिंदुसार यानी कि सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र है बिंदुसार, उसके द्वारा दक्कन की विजय प्राप्त की गई थी। कौन हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा।
है 96 नंबर, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किसके पुस्तक में विशेष रूप से वर्णन किया गया है? तो हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त के जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस में विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो चलने वाली षड्यंत्र है उसके बारे में जिक्र किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस प्रकार से षड्यंत्र रचा जाता था, उसके बारे में विशाख दत्त की पुस्तक जो मुद्रा राक्षस है उसमें इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। 97 नंबर है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? जो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र है, किससे संबंधित है? तो देखिए इनका संबंध आर्थिक संबंध से नहीं है, इनका संबंध आर्थिक से बिल्कुल नहीं हो जाएगा, इनका संबंध है राजनीतिक से, इनकी राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए, किस प्रकार से राजनीति की जानी चाहिए उस सिद्धांत के बारे में बताया जाता है। इनकी शासन कला सिद्धांत और अभ्यास से है। अर्थशास्त्र नाम से तो लगता है कि आर्थिक संबंध है, लेकिन अर्थशास्त्र का संबंध जो शासन कला से संबंधित है कि शासन राजा के उसमें बताया गया सप्तंग सिद्धांत के बारे में कि राजा के किस किस प्रकार से जो नीतियां है वो बनाई जानी चाहिए राज करने के लिए। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता है? ये हो जाएगा राजनीतिक नीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनीतिक नीति हो जाएगा, यानी कि शासन करने की विधि के बारे में, कला के बारे में बताया गया है। आइए 99 नंबर क्वेश्चन है कि मेघास्त्रीज दूत था। मेघास्त्रीज जो किसका दूत था? अभी हम जिक्र कर रहे थे कि सेल्युकस निकेटर, सेल्युकस निकेटर का दूत है ये मेघास्त्रीज है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर के रहता है और इंडिका नामक पुस्तक के ये रचयिता है। आइए 100 नंबर क्वेश्चन कि मेघास्त्रीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया था? कि मेघास्त्रीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया था? तो मेघास्त्रीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था, 7 भिन्न भिन्न समाज में विभाजित किया था। देखिए इसने बताया था कि दास प्रथा भारत में नहीं थी, दास प्रथा इसको भारत में समझ में नहीं आया था, क्योंकि भारत में जो दास की स्थिति है वो यूरोप से अच्छा थी, इसी की वजह से भारत में इसने दास का जिक्र नहीं करता है। जबकि अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें वो भी उस समय भी जो मौर्य समाज के बारे में ही बताता है, उसमें दास का जिक्र है। लेकिन मेघास्त्रीज है वो भी मौर्य समाज के बारे में बताता है, लेकिन ये दास का जिक्र नहीं करता है, क्योंकि इसको दास की स्थिति है जो यूरोप से अच्छा लगती है, तो इसके समझ में नहीं आता है कौन दास है, इसीलिए वो दास का जिक्र नहीं करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन सा है? तो पश्चिम भारत पर था ये अभिलेख। चंद्रगुप्त के बारे में कौन सा अभिलेख जो बताता है? ये बताता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव है जो पश्चिम भारत पर भी था, क्योंकि पश्चिम भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक जो झील का निर्माण कराया गया था, जिसे सुदर्शन झील कहा जाता है, ये निर्माण करवाया गया था। और ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये प्रथम संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है, और इसमें कहा जाता है कि ये जो झील है, ये सुदर्शन जो झील है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था, और इसका पुनर्निर्माण यानी कि मरम्मत है जो मैं रुद्रदामन शासक इसका करवा रहा हूँ, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। इससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उस क्षेत्र में प्रभाव रहा होगा, इसीलिए उस समय वो सुदर्शन झील का निर्माण है जो जूनागढ़ में क्षेत्र वाले में कराया गया था। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? इसमें हो जाएगा जो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। इसमें हो जाएगा कोई नहीं, कोई नहीं हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि अभिलेख है जो कलिंग विजय के बारे में जानकारी कौन सी देती है? ये देती है जो अशोक के 13वें शिलालेख है उसमें हमें जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 नंबर है कि कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? पूछ रहा है कि नहीं कौन सा क्षेत्र था? तो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, ये श्रीलंका है। श्रीलंका है जो अशोक के समय में भारत के, ये अशोक के समय में ये अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, भारतीय क्षेत्र में नहीं था। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 104 नंबर है कि पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त का महल है किससे बना था? ये बना है लकड़ी से। ये किससे बना था? ये लकड़ी से बनाया गया था। 105 नंबर है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मगध का सम्राट किसमें बताया है? तो ये बताया है किसमें? ये बताया है रुम्बनदेही अभिलेख। तो ये रुम्बनदेही अभिलेख है, ये कहाँ पड़ता है? तो रुम्बनदेही जो अभिलेख है ये नेपाल में है, और वहाँ पर जाकर के इसने जिक्र करता है कि जो बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध के जो जन्म है वो हुआ था लुम्बिनी में, और वहीं पर ये जाते हैं रुम्बनदेही, और वहाँ पर ये क्या है टैक्स को कम कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मण काल में जाते हैं और टैक्स को कम करते हैं। इसी में बताते हैं कि मैं मगध सम्राट का जिक्र किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 106 नंबर है कि अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या हो जाएगा? तो राजा के प्रति वफादारी, बिल्कुल सही है। शांति एवं अहिंसा, ये भी सही है। बड़ों का सम्मान, ये भी सही है। और धार्मिक सहनशीलता, इसका मतलब सभी के सभी इसमें क्या है? सही था। मूल उद्देश्य क्या था कि जो अच्छी नैतिकता है उसको ग्रहण किया जाए,
किसके बारे में, मूल उद्देश्य धर्म का था। चलिए नेक्स्ट देखिए 107 नंबर है कि अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो अशोक को सामान्यतः प्रियदर्शी यानी कि देवों का प्रिय प्रियदर्शी के रूप में अशोक को अपने शिलालेख में दिखाया गया है। चलिए 108 नंबर है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के जो शिलालेख है उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो कौन सी भाषा हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा भाषा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्राकृत भाषा हो जाएगा। कौन सा भाषा है, तो ये हो जाएगा प्रकृत भाषा है। भाषा क्या हो जाएगा, प्रकृत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो ये हो जाएगा कौन, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 में पढ़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 110 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी। ये कौन सा हो जाएगा, खरोष्टी लिपि है जो दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी। दाहिने से बाईं हो जाएगी कौन सी, खरोष्टी लिपि। जबकि ब्राह्मी लिपि है जो बाईं से दाईं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि है जो बाईं से दाईं लिखी जाती है। जो अभी हम लिखते हैं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते हैं कि बाईं से दाईं लिखते हैं, और दाईं से बाईं लिखी जाती है कौन सा हो जाएगा, खरोष्टी लिपि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 111 नंबर, अशोक के अभिलेख को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले है जो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। और अशोक के अभिलेख खोजा कौन था, तो खोजा था टी फैनथेलर के द्वारा खोजा गया था और पहली बार पढ़ा गया है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपने जिक्र कर रहे थे जो उदयन थे, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को सबसे पहले बनाया गया था। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आइए 113 नंबर है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वृद्धद्र था। वृद्धद्र को इसी के सेनापति पुष्पमित्र शुंग के द्वारा हत्या करके पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो अंतिम हो जाएगा कौन सा मौर्य सम्राट हो जाएगा, वृद्धद्र हो जाएगा। आइए 114 नंबर, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो कौन सा हो जाएगा, वृद्धद्र हो जाएगा। 115 नंबर में है कि अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य की विश्वास किया है। देखिए कौन सा इतिहासकार है जो बताता है कि अशोक के जो आर्थिक नीति है उसी का परिणाम स्वरूप जो मौर्य वंश से उसका पतन हो गया था। तो ये कौन बताता है, ये बताता है रोमिला थापर। रोमिला थापर के द्वारा कहा गया था कि अशोक के जो आर्थिक नीति है उसी की वजह से मौर्य साम्राज्य उसका पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयगृह के रूप में किया जाता था। आश्रय मतलब रहने के लिए, बराबर का गुफा है किसके रहने के लिए किया जाता था, तो ये आजीवक संप्रदाय के जो लोग हैं इसको रहने के लिए अशोक के द्वारा बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। और ये आजीवक संप्रदाय को भेंट में दिया, अशोक के द्वारा दिया गया था, निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया और भेंट किसको दिया गया, आजीवक संप्रदाय के आश्रय के रहने के लिए प्रयोग किया जाता था। 117 नंबर है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो मौर्य काल में प्रसिद्ध शिक्षा के लिए सबसे प्रसिद्ध हो जाएगा कौन सा, तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल। 118 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीनतम काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। यानी कि जो अभिलेख है ताम्रपत्र लेख है, ताम्रपत्र लेख का मतलब होता है कि तांबे पर लिखा गया लेख को ताम्रपत्र लेख कहते हैं। उसमें बताया गया कि बिहार के राजा का कहाँ से संपर्क था, ये कहाँ से हो जाएगा, जावा सुमात्रा तक बिहार के राजाओं का संपर्क था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर है, कह रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन सा शासक है जो नालंदा में एक बौद्ध विहार स्थापित करने तथा उसके रख रखाव के लिए, मैनेजमेंट के लिए 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था। ये कौन सा था, ये बालपुत्र देव है। बालपुत्र देव है जो एक इंडोनेशिया का शासक है और इन्होंने जो पाल वंश के जो राजा है देवपाल, उनसे आग्रह करते हैं कि भाई हमें नालंदा में एक बौद्ध विहार स्थापित करने का अनुमति दिया जाए और उसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान में दिया जाए। इस प्रकार से बालपुत्र देव के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया था, किससे, देवपाल से। देवपाल पाल वंश का शासक था। 120 नंबर, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धि वर्णित है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख है और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ये प्रथम संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है और इसी में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था और मैं इसका पुनर्निर्माण यानी कि मरम्मत करवा रहा हूँ। ये हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित
संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो किसने की थी? ये हो जाएगा रुद्रदामन। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कौन सा, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था जिसे रुद्रदामन ने लिखवाया था। और इसका बताया गया था कि सुदर्शन झील का निर्माण है जो चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था, लेकिन मैं उसका मरम्मत करवा रहा हूँ। ये कौन हो जाएगा? रुद्रदामन हो जाएगा। कौन सा अभिलेख में लिखाया गया? तो जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। आइए 122 नंबर है, इसमें किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो विम कटफिशस के द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुद्रा का व्यापक पैमाने पर किया गया था विम कटफिशस के द्वारा। ये कौन सा विम कटफिशस के द्वारा हो जाएगा? ये कौन सा वंश से था? ये तो कुषाण वंश के ये राजा है विम कटफिशस। चलिए नेक्स्ट देखिए 23 नंबर है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो ये हो जाएगा कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक थे और इसी के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया था शुंग वंश के बाद। चलिए नेक्स्ट देखिए 124, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? कौन सा गुप्त शासक है जो अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था? ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय है जो अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके, रामगुप्त है जो उतना योग्य नहीं रहता है, उसकी शक्ति उतनी नहीं रहती है, जिसकी वजह से उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य है जो अपने आप को राजा स्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 125 नंबर, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन है जो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत के जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त है जो बहुत योग्य शासक था। इसने उत्तर के 12 राज्य को और दक्षिण को 9 राज्य को हराता है और ये कभी भी ऐसा कहा जाता है कि ये कभी भी युद्ध हारता नहीं है। समुद्रगुप्त एक घोड़ा है जो 3 महासागर के पानी पीता था, यानी कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बारे में कहा गया था कि तीनों जो समुद्र है उसकी पानी पीता था समुद्रगुप्त का घोड़ा। ये अपने जीवन में कभी भी कोई युद्ध हारा नहीं था, इतना योग्य शासक था। 126 नंबर है कि गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया था, ये कौन था? ये स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त है जिसने हुनों को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? एक हो जाएंगे कुमारगुप्त। गुप्त वंश के शासक है कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 128, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? तो गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। 129 नंबर कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो हो जाएगा किसके लिए? बौद्ध दर्शन के लिए। बौद्ध दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय है जो प्रसिद्ध था। आइए 130 नंबर है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? जो नव नालंदा महाविहार है किसके लिए विख्यात है? तो हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। पाली अनुसंधान संस्थान है उसके लिए नव नालंदा विहार है जो विख्यात है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो विनाश का कारण कौन सा था? तो मुसलमान है जो बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 ईस्वी में आप जानते हैं कि इसमें आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से नालंदा विश्वविद्यालय जो नष्ट हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे वक्तव्य दिया गया जिसमें कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों का ध्यानपूर्वक पढ़े। कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि नालंदा महाविहार का पतन होने का कारण क्या है कि जो मुस्लिम आक्रांता है उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ये बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसमें क्या है? ए सही है परंतु आर क्या है? गलत हो जाएगा। इसमें सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 133 क्वेश्चन क्या है कि फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। ये बात क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि फाहियान किसके समय में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय है जो गुप्त राजा है, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी के समय फाहियान है जो भारत में घूमने आता है और एक चीनी यात्री है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु है जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ये बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये किसके समय आया था? जो हेनसांग है आया था हर्ष के समय में, और ये फाहियान आया था, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ये दोनों क्या है? उल्टा कर दिया स्टेटमेंट। पूछा जा रहा कौन सही है, तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 134 है क्या है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत में यात्रा की थी? तो फाहियान है जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान है जो भारत की यात्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सुंगयुंग ने भारत की यात्रा है जो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा सुंगयुंग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस किया था? लगभग चीनी यात्री जो इत्सिंग है जो बिहार में कब आया था? तो ये आया था
673 ईस्वी में बिहार में ये आया भ्रमण करने के लिए। कौन? इत्सिंग है। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कोई नहीं, इसमें हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा। इत्सिंग है जो बिहार में 673 ईस्वी में आया था, याद रखेंगे। 137 क्वेश्चन है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो जो नगरों की क्रमिक पतन है जो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी? जो गुप्त काल की जो लास्ट गुप्त पीरियड देखिएगा उसमें क्या है? पतन का दौर शुरू हो जाता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? गुप्त काल हो जाएगा। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? यानी कि उत्तर भारतीय के व्यापार के लिए किया जाता था। ये कौन सा हो जाएगा? ताम्रलिप्त हो जाएगा। ताम्रलिप्त है जो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए किया जाता था। और भड़ौच, भड़ौच है जो मध्य एशिया में पहुंच के लिए भड़ौच है, इस बंदरगाह का प्रयोग है जो गुप्त काल में ही किया जाता था। भड़ौच है जो मध्य एशिया में जाने के लिए था और उत्तर भारत के लिए ताम्रलिप्त है जो प्रयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसमें कौन गुप्त काल में औषधि क्षेत्र के लिए अपने कार्य के लिए जाना जाता है? देखिए इसमें कौन सा है जो औषधि क्षेत्र के लिए गुप्त काल में पूछ रहा है? देखिए गुप्त काल में हो जाएगा इसमें सुश्रुत है जो गुप्त काल का नहीं है, सुश्रुत है जो उससे पहले का है, इसमें ये होगा नहीं। शूद्रक और ये शूद्रक भी पहले से थे और ये दोनों है जो सैमिल्य और सैनक, इनका संबंध चिकित्सा से था नहीं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इनका ई नंबर हो जाएगा। इसका आंसर है जो कौन सा है? ई नंबर है। शूद्रक ये सब सुश्रुत है, इनका संबंध गुप्त काल से नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए 140 नंबर, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? यानी कि कौन सा ऐसा वंश जो सबसे ज्यादा ब्राह्मण को दान में दिया था? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश है जो सबसे ज्यादा मंदिर और ब्राह्मण को दान में दिया था। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व की दर है 1/6 थी, यानी कि उपज का छठा भाग है जो राजा को टैक्स के रूप में दिया जाता था। किस समय? गुप्त काल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 142, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? अप्रहत है किसको कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता है। अपरहत किसको कहा जाता है? तो बिना जोती गई भूमि है उसको अपरहत कहा जाता है। बिना जोती हुई भूमि है किसको कहा? अपरहत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। क्या ऑप्शन है? सातवाहन के द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहन के द्वारा शीशे के सिक्का का चलन किया गया था। सातवाहन के द्वारा शीशे का सिक्का चला गया था। आइए 144 नंबर है कि इसमें से इसमें किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? सोने का सिक्का सबसे ज्यादा कौन चलाया था? ये कौन हो जाएगा? भीम कटफिसस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये भीम कटफिसस हो जाएगा। भीम कटफिसस है जो कुषाण वंश का शासक है और सबसे ज्यादा सोने का मुद्रा है जो इसी के समय चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशिस्त का लेखक कौन है? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन हो जाएगा? ये कौन हो जाएगा? तो हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख लिखा गया था। ये इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख है। प्रशस्ति का मतलब होता है कि उसकी प्रशंसा करना। तो किसके बारे में बताया गया? तो समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है जो हरिसेन लिखवाता है। और इसमें बताता है कि इन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में कभी भी कोई युद्ध है जो नहीं हारे हैं, किस प्रकार से दक्षिण भारत के राज्य को उत्तर भारत के राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं। तो ये जो इलाहाबाद प्रशस्ति है जो समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया था और ये हरिसेन नामक जो कवि है वो लिखवाते हैं। चलिए 146 है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली थी। देखिए गंधार शैली है इसका विकास है जो किस समय हुआ था? ये कुषाण के समय हुआ था। यूरोपीय कला और भारतीय कला को मिला करके ये गंधार कला का विकास हुआ है। याद रखेंगे यूरोपीय कला और भारतीय कला का मिला करके जो गंधार शैली का विकास हुआ है और ये किसके समय में हुआ है? तो ये कुषाण के समय में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए 147 है, निम्नलिखित में किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? निम्नलिखित में किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश है, इसको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। किसको हो जाएगा? इक्ष्वाकु वंश हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन वंश राजवंश की स्थापना है जो पुष्यभूति के द्वारा किया गया था। वर्धन वंश की वर्धन वंश है जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पुष्यभूति के द्वारा वर्धन वंश की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए 149 नंबर क्वेश्चन है कि कवि वान निवासी था। कवि जो वानभट्ट था कहाँ के निवासी था? तो ये जो वानभट्ट है जो हर्षवर्धन के समय में रहता है। हर्षवर्धन के जो जीवन चरित्र है हर्षचरित्र उसके लेखक वानभट्ट है और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थानेश्वर का निवासी थे। चलिए 150 नंबर है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो आप जानते हैं कि वेनसांग है जो हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा करता है। वहीं फाहियान है जो किसके समय आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है।
चलिए नेक्स्ट देखिए 151 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वेन्सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़े का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। यानी कि वेन्सांग जब आया था तो सूती कपड़े के लिए सबसे उत्पादित नगर यानी कि सबसे प्रसिद्ध नगर था वो कौन सा था, तो ये मथुरा है। मथुरा है जहाँ पर सूती कपड़े का उत्पादन अधिक होता था। किस समय, तो ये हर्ष के समय, हर्ष के समय ही आप जानते हैं हर्षवर्धन के समय ही वेन्सांग है जो भारत में यात्रा करने आता है। आइए 152 नंबर है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो जो चीनी यात्री वेन्सांग है वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, और इसमें ये बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, स्थापत्य के बारे में देखिए क्वेश्चन क्या सब आया है। तो 153 में है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे। तो जो खजुराहो के मंदिर है किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था, हो जाएगा चंदेल शासक के द्वारा। चंदेल शासक के द्वारा खजुराहो के मंदिर स्थापत्य का निर्माण में सहयोग किया गया था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती हैं। तो जो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा है वो गंधार शैली में हमें देखने को मिलता है। गंधार शैली है जो यूरोपीय कला और भारतीय कला को मिला करके ये गंधार शैली का विकास हुआ है, और इसकी विकास जो कुषाण वंश के समय में हुआ था, और बुद्ध की जो प्राचीनतम जो मूर्ति है इसी समय मिलती है। कला की गंधार शैली निम्नलिखित में समय में फली फूली थी, तो कौन सा हो जाएगा, कुषाण हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखिए 156 कह रहा है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर बनी मूर्तियों किस काल की महत्वपूर्ण अवशेष है। तो जो ये देवगढ़ के मंदिर है और इलाहाबाद की जो मंदिर है ये किस समय की है, तो ये गुप्त काल की ये प्रमुख विशेषता है, गुप्त काल की ये प्रमुख विशेषता है। आइए 157 है कि बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, ये क्या हो जाएगा, एलोरा, एलोरा में हो जाएगा। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग क्या हो जाएगा, एलोरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 158 नंबर है कि निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखनीय है। यानी कि सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिला गया है। तो सती प्रथा का अर्थ होता है कि जब भी किसी भी के पति, किसी भी महिला के पति है उसका निधन हो जाता है तो उसके साथ उस महिला को जला दिया जाता है। एक अमानवीय प्रथा थी जिसे सती प्रथा कहा जाता है। इसके सबसे प्रथम जो हमें उदाहरण देखने को मिलता है ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है ये 510 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है। इसी में सबसे पहले सती प्रथा का जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो जगह आंसर सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो ये कौन सा हो जाएगा, चंदेल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बराबुदर विश्व के सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति एवं मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है। बराबुदुर विश्व के सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा भारत और कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत और कंबोडिया कला हो जाएगी। भारत और कंबोडिया कला, भारत और कंबोडिया कला की महत्वपूर्ण उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखिए 161 है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो किसके पास भेजा था, ये भेजा था समुद्रगुप्त के पास। यानी कि श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए किससे अनुमति मांगा था, तो गुप्त शासक ये समुद्रगुप्त से अनुमति मांगा था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपका टॉपिक है कि दक्षिण भारत चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से संबंधित जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है कि चोल वंश का संस्थापक कौन है। तो चोल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विजयालय। विजयालय है जो चोल वंश के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट देखिए कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए चोल काल है जो अपने स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्राम पंचायत के लिए काफी प्रसिद्ध है। चोल काल से संबंधित एक उत्तर मेरूर अभिलेख मिलता है और इसमें स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया गया है, किस प्रकार से शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी उस समय ग्राम पंचायत से संबंधित, इसके बारे में हमें देखने को मिलता है। कौन सा अभिलेख है, उत्तर मेरूर अभिलेख है जो चोल काल से संबंधित है, इसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में जिक्र है। 164 है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तभी हम जिक्र कर रहे हैं कि स्थानीय स्वशासन के लिए कौन हो जाएगा, तो ये चोल हो जाएगा। चोल हो जाएगा, चोल है जो स्थानीय स्वशासन के लिए था और इसकी जो जिक्र है हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। 165 कैलाश मंदिर किस वंश ने और किस राज्य ने बनाया था। कैलाश मंदिर है जो किस वंश और किस राज्य ने बनाया था, तो पल्लव जो तमिलनाडु वाले पल्लव थे उसके द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट है 166 निम्नलिखित में कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। पूछ रहा है कि कौन से मंदिर है जो कांचीपुरम में स्थित है, ये कौन सा हो जाएगा, एकाम्बरेश्वरा मंदिर है जो कांचीपुरम में स्थित है। कौन सा हो जाएगा, एकाम्बरेश्वरा है मंदिर जो कांचीपुर में स्थित है। 167 क्या है कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था।
तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये राजराज प्रथम के द्वारा जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, कहाँ? तंजावुर में करवाया गया था। नेक्स्ट देखिए 168, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका उल्लेख है जो संगम साहित्य में नहीं हुआ है? देखिए चोल चेर पांडे का उल्लेख हुआ है, कदम का उल्लेख है जो संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम साहित्य में कदम का उल्लेख नहीं हुआ है, चोल चेर पांडे का उल्लेख हुआ है। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो उरैयूर है जो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र क्या हो जाएगा? उरैयूर। उरैयूर है जो कपास के महत्वपूर्ण केंद्र हो जाएगा। उरैयूर है जो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हो जाएगा। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? ये हो जाएगा गोपुरम। गोपुरम कहलाता था। गोपुरम क्या होती थी? जो मंदिर का जो भव्य गेट होता था, जो मेन गेट होता था, उसे गोपुरम कहा जाता था। देखिए उसमें क्या होती थी कि गोपुरम जितनी ऊंची होती थी, जितनी विशाल होती थी, जितनी आकर्षक होती थी, समझा जाता था कि इस क्षेत्र के जो शासक है उतने संपन्न है। तो जो संपन्नता का उस समय आधार था, ये गोपुरम जो मेन गेट होता था मंदिर का, उसी से लगाया जाता था। 171, रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध है किसने स्थापित किए थे? तो कुषाण के द्वारा स्थापित किया गया था। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? कुषाण के द्वारा स्थापित किया गया था। आप जानते हैं कि कनिष्क है जो सिल्क मार्ग का निर्माण करता है, इसी के बारे में पूछा गया है। कुषाण वंश के जो शासक सबसे महत्वपूर्ण शासक है कनिष्क, इसी के द्वारा सिल्क मार्ग की तैयार की गई थी, जिससे रोमन व्यापार स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक है जो देवराय द्वितीय के समय में भारत की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट है कि प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार निम्नलिखित में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? देखिए परमाणु के बारे में सबसे पहले है जो महर्षि कन्नाद के द्वारा बताया गया था, और महर्षि कन्नाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। महर्षि कन्नाद के द्वारा वैशेषिक जो सिद्धांत है, दर्शन है, उसकी प्रतिपादन किया गया था, और इसी को परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया गया है। 174 क्या है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो हम देख चुके हैं जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? यानी कुमार संभवम में किस पौराणिक कथा में किसकी जन्म के बारे में बताया गया है? तो भगवान कार्तिकेय के बारे में बताया गया, इसके जन्म के बारे में बताया गया, किसमें? कुमार संभवम में, और इसकी रचना है जो कालिदास के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 176, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये विशाखदत्त है। विशाखदत्त है मुद्रा राक्षस के ये लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि मेघास्त्रिज की पुस्तक का नाम क्या है? मेघास्त्रिज की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? तो इंडिका। इंडिका है जो मेघास्त्रिज की पुस्तक है, इंडिका है। क्या हो जाएगा? इंडिका है। इंडिका का लेखक कौन है? तो ये कौन हो जाएगा? मेघास्त्रिज है। मेघास्त्रिज है जो इंडिका के लेखक हो जाएंगे। पुस्तक है और लेखक कौन है इसके बारे में सम्मिलित करना है। देखिए पुस्तक का कौन सा है? बृहद संहिता। बृहद संहिता किसके द्वारा लिखा गया था? तो बहार मिहिर के द्वारा बृहद संहिता लिखा गया है। बृहद संहिता है जो किसके द्वारा लिखा गया है? बहार मिहिर के द्वारा लिखा गया है। इनकी एक का नंबर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। और देखिए विक्रमांक देव चरित्र है जो विल्हन के द्वारा लिखा गया है। विक्रमांक देव चरित्र है जो किसके द्वारा लिखा गया है? विल्हन के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? ये कलहन के द्वारा लिखा गया है। मूषिका मसा है जो अतुला के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 3 4 3 4 3 1 2, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी लेखक है और पुस्तक है, इसको मिलाना है। देखिए कौटिल्य के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो ये अर्थशास्त्र लिखा गया है। अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। पाणिनि के द्वारा क्या लिखा गया है? तो अष्टाध्याय लिखा गया। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। कमंदक किसके द्वारा लिखा गया? कमंदक के जो पुस्तक है नीति सार है। कालिदास की पुस्तक क्या है? ये कुमार संभवम में। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2143 इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का जो नाम है ये क्या है? राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी में मुख्य रूप से जो कश्मीर के शासक है उसके बारे में बताया गया है। राजतरंगिणी में किसने? राजतरंगिणी है जो 8 तरंग इसमें जिक्र की गई। पूछा गया था क्वेश्चन कि राजतरंगिणी में कितने तरंग की चर्चा है? 8 तरंग की चर्चा इसमें की गई है। इसमें कश्मीर के जो शासक है उसके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 182, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुरी किसका नाम था? तो ये नालंदा का पुराना नाम उदंतपुरी है। ये कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र था। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है जो पाल वंश के संस्थापक है गोपाल, उसके द्वारा यह स्थापित किया गया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में हो जाएगा, नालंदा जिला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है
183 में क्या है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घटित हुई थी। ये किस काल में हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा शासन कला के सिद्धांत के अभ्यास के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालता है। ये हो जाएगा राजनीतिक नीतियां पर हो जाएगी। चलिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन, सब बीपीएससी बार बार पूछता है। क्या हो जाएगा, कौटिल्य हो गया। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल में राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया था। कृष्णदेवराय, राम रांगन सूत्रधार, ये गलत हो जाएगा, इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। महेंद्र वर्मन मत विलास प्रश्न, यही हो जाएगा क्या हमारा सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्या है, सही है। महेंद्र वर्मन के द्वारा मत विलास प्रहसन की रचना की गई थी। ये हो जाएगा शासक महेंद्र वर्मन है, इनके द्वारा मत विलास प्रहसन लिखी गई थी, यही बात क्या है, सही है। चलिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये अज्ञात है, इसमें किसी भी राइटर का पता नहीं चला अभी तक कि किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसके जो लेखक क्या है, अज्ञात हो जाएंगे। इसके लेखक क्या है, अज्ञात है, अभी तक पता ही नहीं चला कि इसके किसके द्वारा लिखी गई थी। इसमें क्या हो जाएगा, अज्ञात लेखक है। 189 में क्या कि इसमें किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। यानी कहा जा रहा है कि कौन से ऐसे व्यक्ति है जिसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी है जो अपने धुरी पर घूमता है, जिसकी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त होती है। किसके द्वारा बताया गया था, ये आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट के द्वारा ये बताया गया था। नेक्स्ट है 190 नंबर में है कि इसमें कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र के लिए अपने कार्य के लिए जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। ये क्या हो जाएगा, इसमें डी नंबर सॉरी ई नंबर है। इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गुप्त काल से संबंधित है और भी औषधि के कार्य में ये संलग्न थे। कवि बान कहाँ के निवासी थे, एवं जिक्र कर चुके हैं। ये कहाँ के हो जाएंगे, ये थानेश्वर के ये निवासी हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हो जाएंगे, ये चंद्रवरदाई है जो पृथ्वीराज रासो के ये लेखक थे। चलिए, पृथ्वीराज रासो के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, ये कौन सा हो जाएंगे, चंद्रवरदाई हो जाएंगे। देखिए, बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बीपीएससी बार बार पूछता है, इसलिए पीवाईक्यू है जो प्रीवियस ईयर है काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते रहता है। स्वप्नवश दत्ता के लेखक कौन है, स्वप्नवश दत्ता के लेखक कौन है, तो ये भास के द्वारा स्वप्नवश दत्ता के लिखा गया था। स्वप्नवश दत्ता हो जाएगा, भास के द्वारा लिखा गया था। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है, कुमार संभवम है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये प्रसिद्ध जो है पुस्तक है, जो प्रसिद्ध लेखक कवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, कुमार संभवम। नेक्स्ट है किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन है, किराता अर्जुनियम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, ये भारवी के द्वारा किराता अर्जुनियम पुस्तक की रचना की गई थी। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है, व्यापारिक मार्गों पर मौन है यानी कि उसकी जिक्र नहीं करता है। ये कौन हो जाएगा, मिलिंद पनो हो जाएगा। मिलिंद पनो है जिसमें व्यापारिक मार्ग की चर्चा नहीं की गई है। हर्षचरित नाम पुस्तक किसने लिखी है, तो हर्षचरित है जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। इसमें हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है, पूरा जीवनी लिखा गया हर्षवर्धन के। किसके द्वारा लिखा गया है, ये हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि है बाणभट्ट, इसी के द्वारा लिखा गया है। देखिए, सूची 1 और 2 मिलाना है, किसका संबंध किससे रहा है। देखिए, चरक का संबंध है, चरक का संबंध है जो चिकित्सा से है। ब्रह्मगुप्त का संबंध है जो किससे है, ये गणित से इनका संबंध रहा है। और बहार मीर का संबंध किससे है, बहार मीर का संबंध किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा ज्योतिष से हो जाएगा। विशाख दत्त का संबंध किससे है, ये हो जाएगा ये नाटककार है। इसमें आंसर कौन हो जाएगा, 2143 2143 आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है। नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है, तो नीतिसार जो कादम्बक के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, कादम्बक के द्वारा नीतिसार है जो लिखी गई थी। चलिए, नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल के बारे में जो क्वेश्चन है देखते हैं। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो कर्नाट वंश के संस्थापक है जो नान्यदेव के द्वारा किया गया था। कर्नाटक जो कर्नाट वंश है ये किस क्षेत्र में था, तो अभी जो मैथिली क्षेत्र जो मिथिला क्षेत्र देख रहे हैं वहीं पर कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव के द्वारा किया गया था। और इसके जो प्रथम शासक हो जाएंगे नान्यदेव है, और अंतिम शासक थे जो हरि सिंह थे जो इसके अंतिम शासक हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट देखिए कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएंगे, तो ये हरि सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। कह कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, नहीं भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि कहाँ है ये भागलपुर में है, बांका में नहीं है, भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल प्रथम ने की थी, भैया गलत हो जाएगा, क्योंकि गोपाल प्रथम ने नहीं की थी बल्कि धर्मपाल के द्वारा किया गया था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे।
यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। ये भी बात क्या है, सही है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है, तो गलत बाबू कौन सा है, इसमें 1 और 2 क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए 204 नंबर है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। विक्रमशिला नामक प्राचीन जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हो जाएगा किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। धर्मपाल के द्वारा 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। एक है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये बिहार के भागलपुर में हो जाएगा, और दूसरा था सोमपुरा विश्वविद्यालय, ये वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या हो जाएंगे, तो ये धर्मपाल हो जाएंगे। देख रहे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पहले। तो विनाश का कारण क्या हो जाएगा, मुसलमान हो जाएगा। आप जानते हैं कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण है जो 1193 ईस्वी में हुआ था, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी और इसे पूरा नष्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 208 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हुआ है। तो मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके शासनकाल में, कर्नाट वंश के शासनकाल में। कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे नन्यदेव थे, और ये मिथिला क्षेत्र है वहीं पर इस जो वंश का विकास हुआ था, और इसी में मैथिली भाषा का विकास किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 209 नंबर है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या हो जाएगा, जावा सुमात्रा से हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो हिस्ट्री में रिपीटेड ही किया जा रहा है, नया क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन बहुत रिपीट किया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार स्थापित की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। ये कौन था, बालपुत्र देवी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन पहले पूछा गया था, हम इसका जिक्र कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया है, कौन हो जाएगा, चंद्रवरदायी हो जाएंगे। उदंतपुरी शिक्षा निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि नालंदा का नाम ही उदंतपुरी पुराना है, तो कहाँ हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था, तो पाल वंश के जो शासक है गोपाल, उसके द्वारा उदंतपुरी जो शिक्षा केंद्र है उसकी स्थापना की गई थी। ये बिहार में स्थित है। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन है, तो जो कश्मीर के अकबर है वो जैनुल आवेदीन, सुल्तान जैनुल आवेदीन है। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सहिष्णुता काम की है, यानी कि सभी क्षेत्र में इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में धर्म को लेकर सहिष्णुता थे, धर्मनिरपेक्षता काम करते थे, सभी धर्म को महत्वपूर्ण देते थे, महत्व देते थे, इसलिए इसे अकबर के रूप में कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कौन है, सुल्तान जैनुद्दीन हो जाएंगे। देखिए अब इसके बाद क्या है, मध्य भारत का इतिहास है, इसको हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो आज है जो हमारा पूरा के पूरा प्राचीन इतिहास जो बीपीएससी के द्वारा पीवाईक्यू के रूप में पूछा गया था क्वेश्चन, उसका हम डिस्कशन किए हैं, उसका आंसर जाने हैं, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका बारे में हम मौखिक रूप से हम इसकी जानकारी लिए हैं, इसमें क्या क्या उसका आंसर हो सकता है उसके बारे में हम जानकारी लिए हैं। इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि अगला जो 72 बीपीएससी होगा इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।